दोस्तों साल 2020 का ये वीडियो तो आपको याद ही होगा जब सुशांत की मौत के बाद स्टीव हफ नाम के एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने उनकी आत्मा से बात करने का दावा किया था। ये वीडियो काफी वायरल हुआ था और लोगों के मन में बस यही सवाल था कि क्या मौत के बाद किसी इंसान की आत्मा से बात करना पॉसिबल है। अब देखो स्टीव हफ के दावे कितने सच्चे थे या झूठे थे ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, पर पिछले सदी के ग्रेटेस्ट इन्वेंटर्स में से एक सर निकोला टेस्ला भी मानते थे कि मरे हुए इंसान की आत्मा से बात की जा सकती है। इनफैक्ट उन्होंने तो इसके लिए एक डिवाइस भी बनाया था जो आज भी एग्जिस्ट करता है और इस डिवाइस को बनाने की रेस में उनके सबसे बड़े कंपटीटर थे थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट से भरे कमरे में अपने बनाए डिवाइस का डेमोन्स्ट्रेशन भी किया था। लेकिन क्या ये डेमोन्स्ट्रेशन कामयाब हुआ? भूत और आत्मा, जिन दो एंटिटीज पर आज वैज्ञानिक विश्वास करने से बचते हैं, आखिर टेस्ला और एडिसन उनसे बात करने के तरीके क्यों खोज रहे थे? फिजिक्स का वो कौन सा लॉ था जिसने इन दोनों ही वैज्ञानिकों को ये डिवाइस बनाने पर मजबूर कर दिया था? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या इनमें से कोई भी उस डिवाइस को बना पाया था? सवाल कई सारे हैं, पर जवाब जानने से पहले इतिहास के पन्ने पलटते हैं और जानते हैं कि आखिर निकोला टेस्ला और थॉमस एल्वा एडिसन के बीच कनेक्शन क्या था और आखिर कैसे इन दोनों के बीच ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी साइंटिफिक राइवलरी शुरू हुई। तो दोस्तों हमारी कहानी की शुरुआत तब होती है जब 1880s के दौर में निकोला टेस्ला अमेरिका आकर थॉमस एडिसन के लिए काम करना शुरू करते हैं। अब उस समय के अमेरिका में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही थी और इसे लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रांसमिट करने के तरीके खोजे जा रहे थे। ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट दोनों ही एग्जिस्टेंस में आ चुकी थी और दोनों में से कौन बेहतर था इसको लेकर जंग छिड़ी हुई थी। थॉमस एल्वा एडिसन, जो खुद डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी के इन्वेंटर थे, वो इस टेक्नोलॉजी को एक्सपैंड करने में लगे हुए थे और इसमें उन्हें फंड कर रहे थे उस समय के रिचेस्ट पर्सन जेपी मॉर्गन। लेकिन डीसी करंट की प्रॉब्लम ये थी ना कि उसे लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता था, जिसको देखते हुए बहुत से लोग एसी करंट के सपोर्ट में थे और इन्हीं में से एक नाम था जॉर्ज वेस्टिंगहाउस का, जो उस समय के जाने माने एंटरप्रेन्योर और इंजीनियर थे। वेस्टिंगहाउस ने 1880s में ही एसी करंट के पोटेंशियल को पहचान लिया था और उन्होंने अपने पूरे रिसोर्सेस लगाकर इसका डेवलपमेंट शुरू कर दिया, जिसके कारण वो डायरेक्टली एडिसन के कंपटीटर बन गए थे। एडिसन के साथ काम करने वाले निकोला टेस्ला भी एसी करंट को ही सपोर्ट करते थे और उनका मानना था कि एडिसन को भी इसी फील्ड में दिमाग लगाना चाहिए। हालांकि इन कॉन्ट्रास्टिंग थॉट्स ने अभी तक इन दोनों के बीच में आग नहीं लगाई थी। निकोला टेस्ला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि एडिसन की कंपनी के मैनेजर ने उन्हें उनके डीसी जनरेटर में कुछ सुधार करने के लिए $50,000 का बोनस ऑफर किया था, पर जब टेस्ला ये काम कर देते हैं ना, तब इसे महज एक जोक कहकर टाल दिया जाता है और बस इसी बात पर टेस्ला एडिसन की कंपनी को छोड़ देते हैं और जॉर्ज वेस्टिंगहाउस की कंपनी वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक को ज्वाइन कर लेते हैं, जिन्हें वो अपना एसी मोटर का पेटेंट भी बेचते हैं। और दोस्तों यहीं से टेस्ला और एडिसन के बीच राइवलरी शुरू हो जाती है, जिसे वॉर ऑफ द करंट्स कहते हैं और अल्टीमेटली इसमें टेस्ला की ही जीत हो जाती है। लेकिन आखिर वॉर ऑफ द करंट्स की ये राइवलरी एक पैरानॉर्मल डिवाइस बनाने की ओर कैसे मुड़ गई? तो देखो, इसके कुछ सालों के बाद एक दिन एडिसन के कानों तक खबर पहुंचती है कि निकोला टेस्ला ने घोस्ट रेडियो नाम के एक डिवाइस का पेटेंट फाइल किया है। ये सुनकर एडिसन हैरान रह जाते हैं, क्योंकि भूत और आत्मा जैसे पैरानॉर्मल चीजों में एडिसन बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे। लेकिन एक चीज जिस पर एडिसन को पूरा विश्वास था वो ये थी कि अगर टेस्ला को लगता है कि ऐसा कोई डिवाइस बनाया जा सकता है तो पक्का इसे बनाना पॉसिबल होगा ही। अब भाई इसी सोच के साथ एडिसन मौत के बाद इंसान की आत्मा के साथ बात करने वाले अपने डिवाइस को बनाने में लग जाते हैं, जिसे उन्होंने स्पिरिट फोन नाम दिया था। पर अब सवाल उठता है कि आखिर टेस्ला को ये आइडिया आया कहां से होगा? वेल तो देखो, टेस्ला को ये आइडिया सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी से आया था, जहां आइंस्टाइन प्रूव करते हैं कि यूनिवर्स की सारी एनर्जी कांस्टेंट रहती है, जिसे ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। इन शॉर्ट, यहाँ हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं। लेकिन जब कोई इंसान की मौत हो जाती है तो वो एनर्जी कहाँ जाती होगी? अब अगर वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती तो इसका मतलब तो यही है कि वो किसी नए फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती होगी।
निकोला टेस्ला के पर्सपेक्टिव से इसे आप इक्वेशन 1 कंसिडर कर सकते हो। अब बचपन में आपने बलून एंड हेयर वाला एक्सपेरिमेंट तो जरूर किया होगा, या है ना? ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि ह्यूमन बॉडी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकती है। ऐसा हमारी बॉडी के मूवमेंट, हार्ट के पल्सेशन, ब्लड के फ्लो और बॉडी हीट से प्रोड्यूस हुई एनर्जी के कारण होता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर वो ऑब्जेक्ट जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसके अराउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स होती ही है, जिसके कारण ह्यूमंस भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करते हैं, जो बेसिकली एनर्जी ही होता है। अब इसे हम इक्वेशन 2 समझते हैं। तो अब टेस्ला के पास ना 2 इक्वेशंस थी। इक्वेशन 1 एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता और इक्वेशन 2 ह्यूमन बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करती है। अब इन दोनों इक्वेशन से टेस्ला ने कंक्लूड किया कि हो ना हो आत्मा, जिसकी बात लगभग हर रिलीजन में की गई है, वो महज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही होगा। और अगर हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के डिस्टर्बेंसेस को डिटेक्ट करने का कोई डिवाइस बना लेते हैं तो हम आत्मा से भी बात कर सकते हैं। अब ये पूरा प्रोसेस आखिर कैसे काम करेगा, इसके लिए वीडियो में बने रहो, सब कुछ बताऊंगा। तो देखो दोस्तों, अपने इसी वीडियो के आधार पर ना निकोला टेस्ला एक डिवाइस का पेटेंट फाइल करते हैं, जिसका नाम उन्होंने घोस्ट रेडियो रखा था। अब जैसे ही ये खबर एडिसन के कानों में पड़ती है, वो बेचैन हो जाता है और टेस्ला से पहले इस डिवाइस को बनाने की ठान लेता है। एडिसन अपनी टीम के साथ काम पर लग जाते हैं एंड सरप्राइजिंगली वो टेस्ला से पहले ही इसको बनाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन क्या एडिसन का ये स्पिरिट फोन काम करता था? यही देखने के लिए एडिसन एक शाम कई सारे वैज्ञानिक और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को इसीलिए बुलाया गया था क्योंकि एडिसन को अपना एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक आत्मा की जरूरत तो पड़ने ही वाली थी और उनको एडिसन खुद नहीं बुला सकते थे। इसीलिए वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को वहां पर बुलाते हैं और उस कमरे के अंदर आत्माओं को बुलाने का पूरा प्रबंध किया जाता है। जमीन पर एक पेंटाग्राम बनाया जाता है और उसके कोनों पर जलती हुई कैंडल्स रखी जाती है। कमरे की सारी लाइट्स को बंद कर दिया जाता है और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स आत्माओं को बुलाते हैं। कुछ समय बाद पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स दावा करते हैं कि अब कमरे में आत्माएं आ चुकी है और इतना सुनते ही सभी की नजर एडिसन के स्पिरिट फोन पर टिक जाती है। कमरे में आत्माओं के प्रेजेंस के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में डिस्टरबेंसेस दिखना चाहिए था, पर काफी देर तक टकटकी लगाने के बावजूद भी वैज्ञानिकों को डिवाइस में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं दिखता है। अपना एक्सपेरिमेंट फेल होते देख एडिसन ने कमरे में मौजूद सभी को थैंक यू बोला और वहां से जाने के लिए कह दिया। तो क्या एडिसन ने हार मान ली या उन्होंने उसके बाद फिर से स्पिरिट फोन को बनाने की कोशिश की? उन्हें दूसरी कोशिश करने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि इसके कुछ दिनों बाद ही एडिसन की मौत हो जाती है, जिसके बाद उनके इस प्रोजेक्ट पर हमेशा के लिए ताला लग जाता है। नाउ सरप्राइजिंगली एडिसन के लिखे किसी भी टेक्स्ट, डायरी, एंट्री या रिसर्च पेपर में आज इस एक्सपेरिमेंट का कोई भी जिक्र नहीं मिलता। यानी कि उन्होंने अपना डिवाइस कैसे बनाया था, उसमें क्या पार्ट्स यूज किए गए थे, उसको कैसे ऑपरेट किया जा सकता था, किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन आज मौजूद नहीं है। तो फिर हमें ये सारी खुफिया खबरें कैसे मिली? दरअसल एडिसन ने इसके बारे में खुद से तो कुछ भी नहीं लिखा था, पर उस समय कई न्यूज़पेपर्स को इंटरव्यू देकर अपने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया जरूर था। साथ ही साथ जिन लोगों को एडिसन ने अपना एक्सपेरिमेंट देखने के लिए इनवाइट किया था, वो भी उस पूरे इंसिडेंट के स्पेक्टेटर थे और उन्होंने सामने आकर एडिसन के फेल्ड पैरानॉर्मल डिवाइस की कहानियां सुनाई थी। अब एडिसन के बारे में तो आपने जान लिया, पर टेस्ला का क्या हुआ? क्या वे अपना घोस्ट रेडियो बनाने में सक्सेसफुल हो पाए थे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए चलते हैं उस खौफ वाले दिन की कहानी की ओर, जिसने टेस्ला को अंदर तक डरा कर रख दिया था। दोस्तों, निकोला टेस्ला अपने एक्सपेरिमेंट्स अमेरिका के लॉन्ग आइलैंड पर स्थित वंडर क्लिफ टावर में किया करते थे, जिसे आज टेस्ला टावर के नाम से भी जाना जाता है। एक दिन जब निकोला टेस्ला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब उन्हें बेहद ही अजीब और डरावने साउंड्स सुनाई देते हैं। निकोला टेस्ला की माने तो ये आवाजें इंसानों की थी,
सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेक्ट करने वाला उनका एंटीना किसी भी पावर सोर्स से कनेक्टेड नहीं था। लेकिन आखिर ये कैसे पॉसिबल है? वेल, इसके पीछे हाथ था एक क्रिस्टल रेडियो का। एक ऐसा रेडियो जो बिना एनर्जी के साउंड को प्रोड्यूस कर सकता था। ये रेडियो अपने ऊपर पड़ने वाले रेडियो सिग्नल्स की पावर को यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है और इसी एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो बेसिकली यहाँ हुआ ये कि कहीं से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिसीव होती है, ये क्रिस्टल रेडियो से टकराती है, जिसके बाद ये साउंड को प्रोड्यूस करता है। लेकिन भाई, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आखिर आई कहां से? जी हाँ, निकोला टेस्ला के अनुसार ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वहां किसी स्पिरिट के मौजूदगी का सबूत था। टेस्ला ने इसी आधार पर एक पैरानॉर्मल डिवाइस के लिए पेटेंट फाइल किया था, पर अनफॉर्चुनेटली शायद वो भी अपनी लाइफ में कभी भी इस डिवाइस को नहीं बना सके। हालांकि टेस्ला और एडिसन दोनों के काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। एडिसन ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए इनफ फंड्स हुआ करते थे, जिसके कारण वो ट्रायल एंड एरर के मेथड पर वर्क करते थे और ज्यादा थ्योरेटिकल थिंकिंग पर बिलीव नहीं किया करते थे। वहीं निकोला टेस्ला का बजट हमेशा टाइट रहा करता था और इसीलिए वो किसी भी डिवाइस का प्रोटोटाइप बनाने से पहले उसको पेन एंड पेपर की मदद से थियोरेटिकली पूरी तरह तैयार कर चुके होते थे। इसलिए एडिसन के स्पिरिट फोन के बारे में तो हमें कुछ खास नहीं पता, पर निकोला टेस्ला का आइडिया उनके पेटेंट और उनके रिसर्च पेपर्स के रूप में सुरक्षित रहा और इसी आइडिया को मॉडर्न जनरेशन ने रियलिटी में भी बदल दिया। आज के पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स जिस EVP रिकॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं ना, वो निकोला टेस्ला के आइडिया से ही बनाया गया है। EVP यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेनन ऐसे साउंड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग्स में मिलते हैं और जिन्हें स्पिरिट वॉइसेस माना जाता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर ये EVP काम कैसे करता है? तो दोस्तों, इसमें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट होता है जो वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को डिटेक्ट कर सकता है और जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की कैपेबिलिटी के बियॉन्ड आने वाले साउंड्स को भी कैप्चर कर सकता है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स इस ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस को ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहां एनवायरनमेंट पूरी तरह से शांत हो और बैकग्राउंड नॉइज मिनिमम हो। साथ ही साथ इस लोकेशन को ऐसे सिलेक्ट किया जाता है जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कोई भी दूसरा सोर्स ना हो। इसके बाद एक्चुअल रिकॉर्डिंग सेशन शुरू होता है जहां पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स अपने आसपास आत्माओं की मौजूदगी को अज्यूम करते हुए उनसे सवाल करते हैं, जहां ऐसा मान लिया जाता है कि वो आत्माएं भी उन्हें कुछ जवाब दे रही होंगी। ये रिकॉर्डिंग सेशन कुछ मिनट से लेकर कई घंटों तक चल सकता है, जिसके बाद पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स इस पूरे रिकॉर्डिंग सेशन को गौर से सुनते हैं और इसमें एबनॉर्मल नॉइजेस को खोजते हैं। मॉडर्न टाइम्स में ऐसे एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स मौजूद है जो नॉर्मल साउंड्स को इन एबनॉर्मल नॉइजेस से अलग कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड नॉइजेस को फिल्टर करके आत्माओं के पोटेंशियल रिस्पॉन्सेस को एम्पलीफाई कर देते हैं और फाइनली जो साउंड हमें सुनने को मिलता है ना, इन्वेस्टिगेटर्स उन्हें आत्माओं की आवाजें मानते हैं और उनके रिस्पॉन्सेस को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आखिर क्या गारंटी है कि ये आत्माओं की ही आवाजें हैं? वेल, इसको वेरीफाई करने के लिए उसी लोकेशन की दूसरे दिनों की आवाजों को भी सुना जाता है और उन्हें कंपेयर किया जाता है। हालांकि साइंटिफिक कम्युनिटी इसे सच नहीं मानती और इस कारण से पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिकों के बीच हमेशा से ही ये डिबेट का विषय बना रहता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या आत्माएं एग्जिस्ट करती हैं? और अगर हाँ, तो क्या हम मौत के बाद किसी इंसान से बात कर सकते हैं? वेल, आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है निकोला टेस्ला के टेस्ला टावर के बारे में कि आखिर टेस्ला टावर कैसे वर्क करता था, आखिर उसके अंदर का रहस्य क्या था कि वो वायरलेसली इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर सकता था। यहाँ पर क्लिक करके देखो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।